अनुराग भी बोल पड़ता है। बिसाहा पूरा होता है यक्षिणी। यक्षिणी के कानों में बार बार उसकी और अनुराग की बिसाहा पूरा होता है, बिसाहा पूरा होता है कहने की आवाज गूंजने लग जाती है। और देखते ही देखते यक्षिणी अपने अतीत के पलों में से बाहर निकल आती है। इस वक्त वो युग और यामिनी के साथ खड़ी हुई थी और उसने अपने और अनुराग के बीच हुए बिसाहा के बारे में उन दोनों को सब कुछ बता दिया था। सारी बात सुनने के बाद युग हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब ये हुआ कामेश्वरी जी की पापा ने आपके साथ मेरा बिसाहा किया था। कामेश्वरी यक्षिणी युग की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, लेखक बाबू ने मेरे साथ कहानियों के बदले तुम्हारा बिसाहा किया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और उन्हें तुम्हारा हक मुझे सौंपना होगा। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, पर आपने अनुराग अंकल से बिसाहा में युग बाबू को क्यों मांगा था माँ? आप युग बाबू का हक लेकर क्या करना चाहती थी? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैंने बताया तो यामिनी बेटी तुम्हें कि मैं लेखक बाबू को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी और वो युग से बहुत प्यार करते थे। इसलिए मैंने उनसे युग को मांगा था ताकि युग को अपने साथ रखकर मैं उन्हें भी अपने पास रख सकूं। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहती है, नहीं माँ, बात कुछ और ही है। मैं अनुराग अंकल को अच्छे से जान गई हूँ। अगर उन्होंने आपसे कहा था कि वो कहानी खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेंगे तो वो अपने वादे पर टिके रहते, कभी अपनी बात से नहीं पलटते। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के सामने तथ्य रखते हुए कहती है, अनुराग अंकल अपने वादे के पक्के थे, तभी तो इतने सालों बाद आपकी कहानी लिखने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ गए थे। बात कुछ और ही है, तभी आपने अनुराग अंकल से युग बाबू को मांगा था। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, सारी बात क्या है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ यामिनी बेटी, और कोई बात नहीं है। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं माँ, बात कुछ और है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर वो कहानी जो मैंने उस काले साए के दिए हुए पेन से लिखी थी, उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। उसमें तो ये लिखा हुआ था कि आपने पापा को अपने साथ बिसाहा करने के लिए कहा था। पापा को तो बिसाहा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, उसमें तो बिसाहा भी कुछ और ही था। युग उस बारे में याद करते हुए हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल बोल पड़ता है, हाँ याद आया, उस बिसाहा में तो कुछ ऐसा था कि आप पापा को कभी किसी बंधन में नहीं बांधेंगी, कभी माँ और मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहेंगी। कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तुमने उस कहानी में क्या पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता युग, पर जो सच है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। यामिनी युग का हाथ पकड़ते हुए हमदर्दी भरे लहजे में उससे कहती है, युग बाबू, मैंने आपसे कहा था ना कि उस कहानी में लिखी सारी बात सच नहीं है। वो कहानी उस काले साए ने इसलिए आपको बताई थी ताकि वो आपको अपनी तरफ कर सके, वक्त आने पर आपका फायदा उठा सके, पर वो वक्त आ पाता उससे पहले ही उसका सारा भांडा फूट चुका था। युग बस एकटक यामिनी की तरफ देखते रहता है, उससे कुछ नहीं कहता है। यामिनी फिर कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ पूछती उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, उस रात लेखक बाबू के साथ बिसाहा करने के बाद मैं लेखक बाबू के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहने लग गई थी। साथ में रहने के साथ ही हम दोनों की जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो चुका था। मेरे लिए तो वो पल ऐसा था जैसे मैंने उसी पल के बाद अपनी जिंदगी जीना शुरू किया हो। मैं हर रात को लेखक बाबू को अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाती थी और लेखक बाबू सुबह होते ही उस दास्तां को लिखने लग जाया करते थे। मैं कभी उन्हें यक्षिण लोक के बारे में बताती तो कभी पृथ्वी लोक पर मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताती। मैंने उन्हें दैवीय झरने के बारे में भी बताया था और उन्हें वहां पर ले भी गई थी। उन्हें भी वो जगह बहुत प्यारी लगी थी। लेखक बाबू के साथ मैंने अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू कर दिया था। लेखक बाबू के साथ ही मुझे ये जिंदगी लगने लगी थी, वरना पहले तो मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर थी, जिसमें दूर दूर तक कोई खुशियां नजर नहीं आती थी। लेखक बाबू को भी मेरी जिंदगी की दास्तां सुनने में मजा आने लग गया था। उन्हें तो देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मेरी कहानी को सिर्फ सुनते नहीं हो बल्कि उसे जीते हो, उसे महसूस करते हो मेरी तरह। अगले पल कामेश्वरी यक्षिणी कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर एक सवाल था जो लेखक बाबू मेरी दास्तां सुनते वक्त हर बार मुझसे पूछा करते थे, पर मैं उस सवाल का जवाब कभी उन्हें नहीं देती थी। युग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, कैसा सवाल कामेश्वरी जी? कामेश्वरी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यही युग की भक्षानर कौन है? लेखक बाबू जब देखो मुझसे पूछा करते कि भक्षानर कौन है, पर मैं उन्हें भक्षानर के बारे में कभी नहीं बताती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कभी भक्षानर के बारे में पता चले। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, पर आप ऐसा क्यों नहीं चाहती थी माँ? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, क्योंकि मुझे डर था यामिनी बेटी की कहीं भक्षानर के बारे में जानने के बाद लेखक बाबू भी भक्षानर की तरह ना बन जाए।
लेखक बाबू को नहीं पता था कि उनका असली वजूद क्या था। वो अब तक अनजान थे इस बात से कि वो भक्षानर के वंशज हैं और मैं उन्हें इस बात से अनजान ही रखना चाहती थी। मैंने उनकी आंखों में देखा था, उनके अंदर भक्षानर के उस वक्त जरा से भी गुण नहीं थे। इसलिए मैंने कभी उन्हें भक्षानर के बारे में नहीं बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आया था, उसका क्या मकसद था। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ याद करते हुए कहती है, तुम दोनों को नहीं पता पर मैंने देखा है लेखक बाबू को अपनी आंखों के सामने उनकी कहानी लिखते हुए। कहानी का कोई भी किस्सा लिखने से पहले लेखक बाबू उस किस्से के हर पात्र को पूरी तरह जीते थे, उसके बाद उसे लिखा करते थे। मुझे डर था कि कहीं लेखक बाबू भी भक्षानर के पात्र को जीते हुए उसके मकसद को अपना मकसद न बना ले। इस वजह से मैंने उन्हें भक्षानर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। पर लेखक बाबू कहते रहते कि मेरी यानी यक्षिणी की कहानी भक्षानर के पात्र के बिना अधूरी है। मैंने भी उनसे कह दिया था कि मेरी कहानी का वजूद मुझसे है, न कि उस भक्षानर से। इतना ही नहीं, मैंने तो उन्हें कसम भी दे दी थी कि वो मुझसे फिर कभी भक्षानर के बारे में कुछ न पूछे। पूछना तो दूर, मैंने तो भक्षानर का उनकी जुबान से जिक्र तक करने से मना कर दिया था। और लेखक बाबू को भी ना चाहते हुए मेरी बात माननी ही पड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं नहीं तो उनकी कहानी भी नहीं। लेखक बाबू ने उस वक्त भले ही मेरी बात मान ली हो, पर मैं जानती थी कि कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल अटक कर रह गया था कि मैं उन्हें भक्षानर के बारे में क्यों कुछ नहीं बता रही हूँ। युग फिर मन में सोचने लग जाता है। उस कहानी में भी यही लिखा था कि कामेश्वरी जी ने कभी पापा को भक्षानर के बारे में नहीं बताया था। मतलब कहानी का यह हिस्सा पूरी तरह सच था। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ती है, कसम देने के बाद फिर कभी लेखक बाबू ने मुझसे भक्षानर के बारे में नहीं पूछा था। और फिर वक्त के साथ लेखक बाबू और मेरा रिश्ता गहरा होने लग गया था। वो रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि हम दोनों ही बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात को जान जाया करते थे, जैसे हम दोनों दो जिस्म एक जान हो। मैं हर सुबह उनकी आंख खुलने के साथ ही उनके लिए चाय बनाकर लाती थी। जब वो कहानी लिखते लिखते थक जाते तो उनका सिर दबाया करती थी। उनके सिर की मालिश करते हुए ही उन्हें किताब पढ़कर सुनाया करती। रात का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाया करती। लेखक बाबू के लिए मैं एक पत्नी के सारे फर्ज निभाया करती थी। मुझे तो ऐसा लगने लग गया था जैसे मैं लेखक बाबू की सच में पत्नी हूँ, पर मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि लेखक बाबू पहले ही चित्रा से शादी कर चुके थे और लेखक बाबू मुझसे शादी नहीं कर सकते थे। ये विधि विधान के विरुद्ध था, पर कुछ रिश्ते निभाने के लिए विधि विधान की जरूरत नहीं होती है। मैंने भले ही लेखक बाबू से शादी ना की हो, पर मैं उन्हें अपने पति के रूप में ही देखा करती थी और पत्नी धर्म निभाने के लिए मैंने एक फैसला लिया था। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी चुप हो जाती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी चुप होती है, यामिनी हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछ पड़ती है, कैसा फैसला माँ? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार ना करने का फैसला यामिनी। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या? कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ यामिनी बेटी, मैं लेखक बाबू से बहुत प्यार करती थी। ये उनका प्यार ही था जिसने मुझे इतना बदल कर रख दिया था और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तुम तो जानती ही होगी कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। वो अपने पति से इतना प्यार करती है कि अपना तन मन सब उसको सौंप देती है। उसके तन मन पर फिर बस उसके पति का हक होता है, उसके सिवा किसी और मर्द का नहीं होता है। और मैं तो लेखक बाबू को अपना तन मन पहले ही दे चुकी थी, पर मेरे तन पर हक कई मर्द जताया करते थे। अपने अभिशाप के कारण मुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक नए मर्द के साथ संभोग करके उसका महाडायन को भोग लगाना पड़ता था। युग और यामिनी दोनों खामोशी रहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी पर अपनी नजरें गड़ाकर शांत मन से उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, मैं नहीं चाहती थी कि लेखक बाबू के अलावा अब कोई और मर्द मेरे बदन को हाथ तक लगाए, इसलिए मैंने शिकार न करने का फैसला लिया था। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार न करने से तो आपकी शक्तियां कमजोर हो सकती थी। सिर्फ कमजोर नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता था आपको। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, शिकार न करने के क्या क्या नुकसान थे मैं सब जानती थी यामिनी बेटी, पर लेखक बाबू के प्यार के आगे वो सब कम थे। जब मैंने लेखक बाबू को ये बात बताई तो पहले तो उन्होंने भी तुम्हारी तरह मुझसे यही सवाल किए थे, पर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे अब ज्यादा लंबी उम्र नहीं चाहिए थी, बस मैं इतना जी लूं जब तक लेखक बाबू जिए, मेरे लिए उतना ही काफी था। अब तो मेरे लिए मेरा रूप भी कोई मायने नहीं रखता था, तो उन्होंने भी खुशी खुशी मेरे इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरने के साथ ही फिर बोल पड़ती है, अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार न करने के कारण मैं कमजोर भी हो रही थी और बूढ़ी भी। मेरी शक्तियां भी कम होने लग गई थी।
मैं अपनी शक्तियों को नियंत्रित रख पाऊं, इसके लिए मैं अब दिन में दैवीय झरने के पास चली जाती थी महादेव की आराधना करने के लिए। और फिर जब शाम को लौटती तो फिर लेखक बाबू को अपनी कहानी सुनाती। मेरा यह समर्पण देखकर लेखक बाबू के दिल में भी मेरे लिए प्यार बढ़ गया था। वो जान गए थे कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं थी। मैं उनसे किस हद तक प्यार करती थी। युग मन में सोचने लग जाता है, आप सच में पापा से बहुत प्यार करती थी कामेश्वरी जी। वो प्यार तो मैं अभी भी आपकी आंखों में देख सकता हूँ पापा के लिए। आपके प्यार का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक स्त्री के लिए उसका रूप उसका सबसे बेशकीमती गहना होता है, पर आपने तो पापा के लिए अपना सौंदर्य रूप तक न्यौछावर कर दिया था, ये जानते हुए कि शिकार न करने से आप बूढ़ी हो जाएंगी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दास्तां को आगे जारी रखते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में लेखक बाबू के आने से पहले मेरी जिंदगी बस चल रही थी, पर लेखक बाबू के मेरी जिंदगी में आने के बाद मैंने उस जिंदगी के हर एक लम्हात को जीना शुरू कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं रोज कोई हसीन ख्वाब देख रही हूँ, जिसमें बस खुशियां ही खुशियां थी। दुख का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। पर जिंदगी और ख्वाब दोनों में एक चीज एक जैसी होती है, और वो ये कि जिंदगी और ख्वाब दोनों में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हसीन जिंदगी कब नरक बन जाए और ख्वाब कब टूट जाए कुछ कह नहीं सकते। मेरी हसीन जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो मैंने कभी नहीं सोचा था। कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग गए थे। उनके चेहरे पर एक दर्द पीड़ा साफ नजर आने लग गई थी, जिसे युग और यामिनी दोनों ने पढ़ लिया था। कामेश्वरी यक्षिणी के चुप होते ही युग हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, ऐसा क्या हुआ था कामेश्वरी जी आपकी जिंदगी में? कामेश्वरी यक्षिणी खोए हुए अंदाज में कहती है, मेरी जिंदगी में वो आया था युग, एक तूफान बनकर, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया, सब बर्बाद कर दिया। और उस बर्बादी की वजह भी खुद लेखक बाबू थे। यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन आया था आपकी जिंदगी में? आप किसकी बात कर रही हैं? और अनुराग अंकल का इन सब से क्या लेना देना? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,